हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सामाजिक विज्ञान विषय के प्रकरण पूरा पाषाण काल के बारे में सघन पाठ योजना कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं, आपको पहले विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा 7 लिखनी है, विषय सामाजिक विज्ञान लगानी है, प्रकरण आपका पूरा पाषाण काल रहेगा, दिनांक आपको लिखनी है, कालांश स्थल लिखना है, समयावधि 30 या 35 मिनट रहेगी। अब अपनी सघन पाठ योजना डायरी में आप ऐसा कैसा लिख सकते हैं। फिर हमारे शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे। इसमें आपको शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना पड़ता है, जिसमें हमारा पहला शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक। इसमें आपको लिखना है छात्र पूरा पाषाण काल के बारे में बता सकेंगे। दूसरा हमारा जो शिक्षण उद्देश्य है वो है अवबोध। इसमें आपको लिखना है छात्र पूरा पाषाण काल के जीवन की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आपको पूर्व ज्ञान में लिखना है आगे छात्र जानते हैं कि आदि मानव जंगलों में रहते हैं। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न देने हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आपको एक तरफ प्रश्न लिखना है और वो अगली तरफ संभावित उत्तर देने हैं। फिर आपको इसमें जो पहला प्रश्न हमारा रहेगा, शिकार करने के लिए मानव किस हथियार का प्रयोग करते हैं। आपको लिखना है पत्थर के हथियार। दूसरा आपको लिखना है जिस काल में पत्थर के हथियार का प्रयोग किया जाता था उस काल को क्या कहते थे। आपको लिखना है आगे आंसर में पूरा पाषाण काल। तीसरा आपको प्रश्न लिखना है पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आपको आगे देना है निरुत्तर, यानी आपको समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं इसकी जगह और निरुत्तर भी आप लिख सकते हैं। फिर आपको उद्देश्य कथन में लिखना है बच्चों आज हम पूरा पाषाण काल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन हो जाने के बाद आपको प्रस्तुतिकरण देना है, जिसमें आपको पहले पॉइंट में लिखना है शिक्षण बिंदु। फिर आपको छात्र अध्यापक छात्र दीपिका क्रियाएं लिखनी होगी। इसमें आपको छात्र क्रियाएं देनी है। फिर स्वयं पर सार लिखना है। शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है पाषाण काल के भाग एवं अवशेष। इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे। पहला, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। आपको आंसर देना है छात्र क्रिया में 3। दूसरा आपका हो जाएगा पाषाण काल के 3 भागों के नाम बताइए। मौन, यानी इसका मतलब आपको आगे नहीं आता है। श्याम पर सार में आप लोग देख सकते हैं एक ब्लैक पेपर लगा हुआ है, इसमें आपको व्हाइट चमकीन पेन से लिखना होता है जिस तरह मैंने लिखा है। इसमें आप देख सकते हैं पाषाण काल के भाग एवं अवशेष, आगे तीर का निशान लगा के लिखा है पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल 3 भाग कौन कौन से वो आपको दे रखे हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल, तीसरा हमारा है नव पाषाण काल। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा छात्र छात्र दीपक क्रिया है, छात्र क्रिया है और श्याम पर सार हमने दे रखा है। आप आगे की तरफ या पीछे की तरफ लगा सकते हैं। इसमें आपको पहले छात्र दीपक कथन लिख सकते हैं या व्याख्या भी लिख सकते हैं। इसमें आपकी व्याख्या दे रखी है मानव सभ्यता के विकास के प्रथम चरण को पूरा पाषाण काल कहा गया है। 26 लाख वर्ष पूर्व पूरा पाषाण युग की शुरुआत मानी जाती है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम आपको दे रखे हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा पाषाण काल का नाम है नव पाषाण काल। इसमें मध्य पाषाण काल नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं। फिर आगे दे रखा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा ताप्ती गोदावरी आदि नदियों से पूरा पाषाण के अवशेष मिले हैं। आगे आपको छात्र क्रिया में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपको आगे पुनरावृत्ति प्रश्न लिखने होते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप देख सकते हैं किस तरह लिखे हैं। पहला हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएगा शिकार करने के लिए मानव किस हथियार का प्रयोग करते थे। यानी पुनरावृत्ति प्रश्न पहले दे रखा था वो आपको वापस दे दिया। इसमें आपको लिखना है पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न देना है, जिसमें आपको लिखना है पूरा पाषाण काल में मनुष्य मानव कृषि करते थे। आगे कोष्टक में आपको दे रखा है सत्य या असत्य, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा पूरा पाषाण काल को खाली जगह भागों में बांटा गया है। तीसरा आपको लिखना है शिकार करने के लिए मानव प्रयोग करते थे, किस चीज का प्रयोग करते थे इसके बारे में आपको बताना है। गृह कार्य में आपको दे रखा है पूरा पाषाण काल के जीवन व मनुष्य के रहने व खाने के तरीकों का वर्णन करो। अच्छा, तो आपको ये पूरा पाषाण वाला प्रकरण ये पर ही समाप्त होता है, यानी आपका एक सघन पाठ योजना टॉपिक कंप्लीट होता है। दूसरा हमारा सघन पाठ योजना का टॉपिक रहेगा सामाजिक विज्ञान विषय यही रहेगी, लेकिन प्रकरण हमारा चेंज हो जाएगा।
हड़प्पा सभ्यता रहेगी। इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो पहले करते थे। विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, दिनांक लिखनी है, विषय लिखना है, कालांश लिखना है, प्रकरण लिखना है, समयावधि आपको देनी है। इसमें आपको शिक्षण उद्देश्य देने हैं। शिक्षण उद्देश्य हमारा पहला शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा ज्ञानात्मक। आगे आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है। छात्र हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता सकेंगे। दूसरा हमारा जो उद्देश्य बिंदु है, शिक्षण उद्देश्य है, वो है हमारा, और वो इसमें आपको लिखना है छात्र हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आपको आगे लिखना है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न आपको लिखने होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न होगा। फिर आपको संबंधित उत्तर देना है। पहला प्रस्तावना प्रश्न है जल के कौन कौन से स्रोत हैं। इसमें आपको लिखना है नदियाँ, तालाब, कुएं, बावड़ी। दूसरा आपको देना है नदियों के किनारे कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई। इसमें आपको लिखना है हड़प्पा मेसोपोटामिया सभ्यता। तीसरा आपका है हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं। आगे आपको आंसर देना है निरुत्तर। फिर हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा बच्चों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं या अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आपको उद्देश्य कथन में लिखना है बच्चों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मैंने यहाँ पे सामान्य जानकारी रख दी है, आपको यहाँ पे विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है, ऐसा लिखना है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे जिसमें हमारा शिक्षण जो रहेगा छात्राध्यापक छात्र दीपिका क्रियाएं रहेगी, छात्र क्रियाएं रहेगी, श्याम प्रसार रहेगा। इसमें आपको देना है प्रस्तुतिकरण में आपको दे रखा है हड़प्पा सभ्यता का परिचय। इसमें आपको प्रश्न दे रखे हैं जिसमें आपका पहला प्रश्न है प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, जिसमें आपको लिखना है सिंधु, हड़प्पा, मेसोपोटामिया सभ्यता। दूसरा हमारा प्रश्न हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप मौन भी लिख सकते हैं, समय साथ में प्रश्न भी लिख सकते हैं। फिर आपका श्याम प्रसार हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का परिचय। इसमें आपको लिखना है प्राचीन सभ्यता सिंधु, हड़प्पा, मेसोपोटामिया थी 2500 ईसा पूर्व 1700 ईसा पूर्व तक। यानी ये जो सभ्यता थी वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक थी। फिर हम आगे चलते हैं। आगे आपको शिक्षण बिंदु छात्र छात्र क्रिया छात्र क्रिया श्याम प्रसार दे रखा है जिसमें आपको व्याख्या पूर्वक समझाना है। आप देख सकते हैं इसमें समझाया गया है सन 1922 ईस्वी में सबसे पहले इसके बारे में हड़प्पा सभ्यता के नाम से किया गया उत्खनन वह हड़प्पा स्थान पर हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मन के मानना, शक की कटाई बनाना आदि प्रमुख शिल्प कार्य करते थे। इसमें आप लोग लिख सकते हैं सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। इसमें आप लोग पुनरावृत्ति प्रश्न दे रखा है। पहला दे रखा है जल के कौन कौन से स्रोत होते हैं या हैं। दूसरा आपको पुनरावृत्ति प्रश्न दे रखा है नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई, ये बताना आपको। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न लेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है हड़प्पा सभ्यता को खाली जगह भी कहते हैं। दूसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां राजस्थान व कुछ गुजरात तक फैली थी, सत्य है या असत्य, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको तीसरा प्रश्न लिखना है प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। फिर आपको गृह कार्य बताना है। गृह कार्य में आपको लिखना है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कौन सी थी, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये हड़प्पा सभ्यता आपका प्रकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगला प्रकरण आगे लेते हैं। अगला प्रकरण आपका सघनवाट योजना का हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जिस तरह आप करते हुए आए हैं अभी तक। इसमें आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर कक्षा लिखनी है, फिर विषय आपको सामाजिक विज्ञान लिखनी है, फिर आपको प्रकरण देना है मौर्य साम्राज्य, दिनांक आपको लिखनी है, कालांश लिखना है, समयावधि लिखनी है 25 से 30 मिनट। फिर हम शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे।
शिक्षण उद्देश्य में एक ही पॉइंट दे रखा है, आप लिख सकते हैं ज्ञानात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य के बारे में प्रत्यक्ष कर सकेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट दे रखा है, आप अवबोध यहाँ पे लिख देना, मैंने लिखा नहीं है। सेकंड हमारा देना है विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य के उदय के बारे में स्पष्टीकरण कर सकेंगे। फिर हम पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न देना है। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, पहला प्रस्तावना प्रश्न हमारा रहेगा चाणक्य ने किसे शासन की शिक्षा दी थी, तो हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी, तो आगे लिखना है आपको मौर्य साम्राज्य। ये आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा मौर्य साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसमें आपको आंसर लिखना है निरुत्तर। फिर आप आगे उद्देश्य कथन लिख सकते हैं, बच्चों आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आपको आगे प्रस्तुतिकरण देना है, जिसमें आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रियाएं देनी है, छात्र क्रियाएं बतानी है, श्याम प्रसार लिखना है। इसमें आपका जो पहला शिक्षण बिंदु है मौर्य साम्राज्य का उदय, इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न लिखना है। पहला हमारा जो विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा वो है नंद वंश ने किस राजनीति का केंद्र बनाया था, आपको आंसर में लिखना है पाटलिपुत्र। दूसरा आपका जो छात्र अध्यापक कथन हो जाएगा यानी विकासात्मक प्रश्न है, पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त के समय किस साम्राज्य का भाग था, इसमें आपको आंसर लिखना है मौर्य साम्राज्य। फिर आपको श्याम प्रसार देना है। श्याम प्रसार में आपको लिखना है मौर्य साम्राज्य का उदय, इसमें आपको लिखना है नंद वंश ने पाटलिपुत्र राजनीति का केंद्र बनाया था, पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त के समय मौर्य साम्राज्य का भाग था। इतना लिखकर आप आगे चल जाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं, आगे हम छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे। इसमें छात्र क्रिया देनी है, श्याम प्रसार लिखना है। इसमें आपको छात्र अध्यापक कथन में दे रखा है, छात्र अध्यापक कथन मैंने नहीं लिखा, आपको लिखना है। फिर ये लिखना है मगध साम्राज्य की नींव पर कालांतर में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिसमें तक्षशिला ने एक ब्राह्मण चाणक्य था। कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूर्व में बंगाल एवं और उत्तर में हिंदकुश से दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। आगे आपको छात्र क्रिया में देना, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। मैंने नहीं लिखा है लेकिन आपको लिखना है। श्याम प्रसार हमने पहले ही दे रखा है। फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है चाणक्य ने किससे के शासन की शिक्षा दी थी। दूसरा हमें बताना है चंद्रगुप्त ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी, इसमें आपको बताना है। मूल्यांकन प्रश्न देना है। फिर आपका मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा, पहला चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम बताइए, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु खाली जगह थे। दूसरा आपको देना है चाणक्य तक्षशिला का अध्यापक था, सत्य या असत्य। तीसरा आपको प्रश्न देना है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। फिर आपको नीचे गृह कार्य देना है, मौर्य साम्राज्य का वर्णन करो। तो ये मौर्य साम्राज्य आपका यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगला प्रकरण देखते हैं, जिसमें आपको सघन पाठ योजना की डायरी में आपको वैसा का वैसा लिखना है। इसमें हमारी विषय वही रहेगी सामाजिक विज्ञान, और हमारा प्रकरण बदल जाएगा। प्रकरण का नाम रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसमें आपको पहले वही विद्यालय का नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है, विषय लिखनी है, प्रकरण लिखना है, दिनांक आप जिस दिन करते हो वो वाली लगानी है। कालांश स्पष्ट रहेगा। समय अवधि 25 या 30 मिनट, या फिर आप 30 मिनट भी लिख सकते हैं। इसमें आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है, शिक्षण उद्देश्य, और फिर आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है। पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आप लिखेंगे, पहला छात्र स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा आपको देना है अवबोध। अवबोध में आपको लिखना है छात्र स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। फिर आपको पूर्व ज्ञान में लिखना है छात्र स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी उन्हें सामान्य नॉलेज है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको प्रश्न और संभावित उत्तर देने हैं, जिसमें आपका पहला प्रस्तावना प्रश्न होगा मूर्ति पूजा किस समाज में नहीं की जाती है, आपको आगे उत्तर देना है आर्य समाज। दूसरा आपका प्रश्न हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, इसमें आपको उत्तर देना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
फिर तीसरा हमारा प्रश्न हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। तो आपको आगे आंसर देना है समस्यात्मक प्रश्न। फिर आपको उद्देश्य कथन में लिखना है बच्चों आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। छात्र छात्र दीपक क्रियाएं में हम विकासात्मक प्रश्न देंगे, छात्र क्रियाएं बताई जाएगी, फिर आगे से अम्पट दिया जाएगा, सार दिया जाएगा। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, इसमें आपको आंसर देना है मूल शंकर। फिर हमारा दूसरा विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप क्या जानते हैं, इसमें आपको लिखना है समस्यात्मक प्रश्न। फिर आगे आपको श्यामपट सार देना है। श्यामपट सार में आपको लिखना है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, भारत के एक महान चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक थे, एक योगी और ब्रह्मचारी थे। अच्छा, तो हम अभी आगे चलते हैं। फिर आगे आपको वही शिक्षण बिंदु छात्र छात्र दीपक क्रिया, छात्र क्रिया से श्यामपट सार, इसमें आपको लिखना है छात्र दीपक कथन। फिर इसके बाद आपको व्याख्या करनी है। फिर आपको लिखना है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 में टेकारा गुजरात में हुआ था। मूल नाम मूल शंकर तिवारी था, पिता का नाम करसन जी लाल जी तिवारी, माता का नाम यशोदाबाई था। उनके पिता एक बार कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण कुल के समूह और प्रभावशाली व्यक्ति थे। बाल्यकाल से ही उन्होंने वेदों, उपनिषदों, धार्मिक ग्रंथों, पुस्तकों का गहन अध्ययन किया था। फिर आपको आगे लिखना है छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर आपका प्रकरण ये पर समाप्त होता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। इससे रिलेटेड हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएगा मूर्ति पूजा किस समाज में नहीं की जाती है। दूसरा आपको लिखना है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न देना है। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है पहला आर्य समाज के गुरु खाली जगह पर विश्वास करते थे, क्वेश्चन मार्क। दूसरा प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती को महर्षि की उपाधि करने दी थी, क्वेश्चन मार्क। तीसरा आपको प्रश्न देना है स्वामी जी का जन्म कोलकाता में हुआ था, सत्य है असत्य, इसके बारे में बताना है। फिर आपको गृह कार्य देना है। पहला हमारा जो गृह कार्य वाला प्रश्न है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती के समाज सुधारक कार्यों का वर्णन कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम सामाजिक विज्ञान विषय का टॉपिक के अगले प्रकरण के बारे में चलते हैं। इसी में आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है। पहले आपको विद्यालय का नाम, कक्षा छठी, विषय सामाजिक विज्ञान, प्रकरण हमारा रहेगा प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, दिनांक आपको लगानी है, कालांश आपको लिखना है, समय अवधि 30 मिनट होगी। फिर आपको शिक्षण उद्देश्य बताना है। शिक्षण उद्देश्य में आप लिख सकते हैं पहला हमारा होगा ज्ञानात्मक, इसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है, छात्र कृषि के बारे में जान सकेंगे। दूसरा आपको लिखना है छात्र व्यापार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा आपको लिखना है छात्र कृषि के प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे। चौथा आपको लिखना है छात्र व्यापारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर आपको पूर्व ज्ञान देना है। पूर्व ज्ञान छात्र प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न लिखने हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है पहला प्रश्न और आगे संभावित उत्तर देना है। पहला प्रश्न हमारा रहेगा कृषि का विकास किस काल में ज्यादा विकसित था, आपको आंसर देना है प्राचीन काल में। दूसरा आपको लिखना है प्राचीन काल में भारत के कौन से धंधे विकसित अवस्था में थे, आपको लिखना है उद्योग, धंधे, व्यापार, कृषि। तीसरा आपको प्रश्न देना है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, इसमें आपका आंसर हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसी से रिलेटेड हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है छात्रों आज हम प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आपको आगे प्रस्तुतिकरण देना है जिसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा कृषि व्यापार। फिर आपको आगे छात्र दीपक क्रियाएं लिखनी है जिसमें हम 2 विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। फिर आगे छात्र क्रियाएं बतानी है और श्यामपट सार आपको लिखना है। छात्र विकासात्मक प्रश्न हमारा पहला है अंग्रेजों ने किस देश पर शासन किया था, तो छात्र क्रिया में आप लोग लिखेंगे भारत पर। दूसरा हमारा प्रश्न हो जाएगा भारत में लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था, आपको आंसर लिखना है कृषि। फिर हम आगे चलते हैं।
छात्र दीपक क्रिया, छात्र क्रिया सैंपल सार आपको यहाँ पे दे रखा है। इसमें आपको छात्र दीपक कथन में लिखना है। यदि कोई छात्र दीपिका है तो आपको यहाँ पे लिखना है छात्र दीपिका कथन। तो छात्र दीपक कथन में हम देखते हैं, प्राचीन भारत में कृषि एवं संबंधित कार्य लोगों का मुख्य व्यवसाय था। कि प्राचीन भारत में कृषि एवं संबंधित कार्य लोगों का मुख्य व्यवसाय था। यहाँ के गांव समूह थे। अंग्रेजों के भारत आगमन से पहले हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत समूह था। भारत दूसरे देशों के साथ व्यापार ईसा से 2000 वर्ष पूर्व भी करता रहा है। भारतीय किसानों ने गेहूं की खेती इंग्लैंड व यूरोप से कई शताब्दी पूर्व प्रारंभ की थी। इसमें आपको छात्र क्रियाएं लिखनी है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। श्याम प्रसाद में आपको लिखना है, अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। भारत में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यहाँ के गांव समूह में रहते थे। भारत दूसरे देशों के साथ व्यापार ईसा से 2000 वर्ष पूर्व भी करता रहा है। भारतीय किसानों ने गेहूं की खेती इंग्लैंड व यूरोप से कई शताब्दी वर्ष पूर्व प्रारंभ की थी। आपको श्याम प्रसाद लिखना है पूरा एज इट इज। फिर हम आगे पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएगा, कृषि का विकास किस काल में ज्यादा विकसित था। दूसरा आपको पुनरावृत्ति प्रश्न लिखना है, प्राचीन काल में भारत के कौन से धंधे विकसित अवस्था में थे। फिर आपको मूल्यांकन प्रश्न देना है। नीचे मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है, देश की समृद्धि का मुख्य कारण खाली जगह था। दूसरा आपको देना है, भारत में लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था। ये इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको ए में लिखा है कृषि, बी में लिखा है उद्योग, सी में लिखा है निर्यात, द में लिखा है व्यापार। आगे कोष्टक में आपको आंसर देना है। तीसरा आपका प्रश्न हो जाएगा, कृषि का विकास किस काल में विकसित था। फिर आपको आगे देना है गृह कार्य। गृह कार्य में आपको लिखना है, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए। इसमें आपको आगे तो आपका ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप अपनी सघन पाठ योजना डायरी को एज इट इज ऐसा कैसा लिख सकते हैं और अपनी सघन पाठ योजना डायरी को पूरी तरह से फिलअप कर सकते हैं।